हेलो दोस्तों, ज्योग्राफर टीवी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से अपनी एनसीईआरटी की ज्योग्राफी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और चैप्टर नंबर 3 सिक्स्थ क्लास का जो पृथ्वी की गतियां हैं उनके बारे में जानेंगे। पीछे हमें पढ़ा कि पृथ्वी का क्या आकार है, कैसे दिखाई देती है, कौन सा अक्ष होता है। दूसरे नंबर चैप्टर में हमें पढ़ा है, आप देख लेना, वीडियो अपलोड कर दिया गया है। आज तीसरा चैप्टर शुरू करते हैं जिसमें हम पृथ्वी के रोटेशन के बारे में जानेंगे। कितने प्रकार के रोटेशन होते हैं, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी गति करती है उसे क्या कहते हैं, पृथ्वी अपने एक्स पर घूमती है उसे गति को क्या कहते हैं, इनके बारे में जानेंगे। तो आगे कंटिन्यू करते हैं अपनी। जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती है, घूर्णन गति एवं परिक्रमण गति, यानी रोटेशन एवं रिवोल्यूशन। इंग्लिश में बताता रहूँगा, हिंदी में बताते रहूँगा। रोटेशन यानी घूर्णन को कहते हैं, रिवोल्यूशन परिक्रमण को कहते हैं। पृथ्वी का अपने एक्स पर घूमना घूर्णन कहलाता है, रोटेशन कहलाता है, यानी पृथ्वी का अपने ही एक जगह पे घूमना घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। यानी जैसे ये तो सूर्य है, ये हमारी पृथ्वी है, और जब ये क्या करेगी, सूर्य के चारों ओर ऐसे चक्कर लगाएगी ना, तो इस गति को क्या कहेंगे, इस गति को क्या कहेंगे, परिक्रमण कहेंगे। क्या कहेंगे, परिक्रमण जिसे रिवोल्यूशन कहते हैं, रिवोल्यूशन कहेंगे। और जब पृथ्वी, ये हमारा सूर्य होगा, ये हमारी पृथ्वी हो गई, तब अपनी खुद के अक्ष पर यही एक ही जगह पे चक्कर पृथ्वी लगाएगी, उसे क्या कहेंगे, घूर्णन गति या रोटेशन कहेंगे। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी का अपनी गति करना परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष पर पृथ्वी का अपने एक्स का एक काल्पनिक रेखा, मैंने कल पढ़ा था कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली एक रेखा, उसे कहते हैं अक्ष कहते हैं, जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया गया है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। यानी क्या कह रहे हैं, पृथ्वी जो जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, तो इसके समतल 66.5 डिग्री का कोण बनाया गया है। पृथ्वी कितनी डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री हमारी पृथ्वी झुकी हुई है। कक्षीय तल के साथ 66.5 डिग्री का क्या बनाती है, कोण बनाती है। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय पर सिर्फ इसी आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। यानी क्या कह रहे हैं कि पृथ्वी पर क्या होता है कि जैसे हमारे सूर्य है, ये पृथ्वी है, तो सूर्य की जब लाइट आएंगी तो केवल आधे भाग पे आएंगी, और जैसे पृथ्वी रोटेशन करेगी तो इस भाग पीछे चला जाएगा, और जो अगला भाग होगा वो क्या होगा, आगे आ जाएगा। इसलिए एक समय पर केवल एक ही भाग पर रोशनी प्राप्त कर पाता है। सूर्य की ओर वाला भाग में दिन होता है, यानी सूर्य के सामने जो भाग हो वहाँ पे दिन होगा, जबकि दूसरे भाग पर सूर्य से दूर होता है तो वहाँ पे क्या होगी, रात होगी। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त सर्कल कहते हैं। यानी कोई ऐसा भी जगह होगा जो, जैसे ये हमारी पृथ्वी है, तो आधे भाग पर तो क्या होगी, रात होगी, आधे भाग पर दिन होगी, लेकिन बीच की इस सर्कल को, इस वृत्त को क्या कहेंगे, प्रदीप्त वृत्त कहेंगे। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता, जैसे कि हम चित्र में देख सकते हैं। चित्र में बताएंगे, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। यानी पृथ्वी अपने पूरे घूर्णन गति यानी घूर्णन काल का कितना समय होता है, 24 घंटे। और एग्जैक्ट बात करें तो कितने हैं, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड पृथ्वी अपना एक चक्कर अपने अक्ष पर क्या कर लेती है, पूरा कर लेती है, और 365 दिन में अपना परिक्रमण कर लेती, रिवोल्यूशन कर लेती है पृथ्वी। 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड पृथ्वी अपना एक पूर्ण घूर्णन काल पूरा करती है, जिसे दैनिक गति या दैनिक काल भी कहते हैं। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी को दिन का क्या कहते हैं, घूर्णन के समय काल को पृथ्वी का दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति कहलाती है। यानी घूर्णन गति को दैनिक गति के नाम से भी जाना जाता है। हम देख सकते हैं, देखो ये रहा पृथ्वी जो हमारा क्या है, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव क्या था, 66 डिग्री, और पृथ्वी कितनी डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री क्या है, झुकी हुई है। ये देख लो, ये कर्क रेखा हो गई, विषुवत रेखा 0 डिग्री हो गई, मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ हो गई, हम देख सकते हैं। तो क्या कह रहा है कि पृथ्वी अपने कक्षीय तल के साथ 66 डिग्री का और अपने अक्ष के साथ 23.5 डिग्री का कोण बनाती है।
प्रदीप्त वृत्त है या जो दिन और रात को विभाजित करने वाला सर्कल है वो देख सकते हैं। ये रहा, इस सर्कल को क्या कहते हैं, प्रदीप्त वृत्त सर्कल कहते हैं। ये हमारा सूर्य हो गया और इस तरफ क्या होगा, दिन होगी, इस तरफ क्या होगी, रात होगी और बीच के भाग को क्या कहेंगे, प्रदीप्त वृत्त कहेंगे। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा, यानी पृथ्वी अपने एक स्थान से स्थान पर दूसरे स्थान पर घूर्णन या गति ना करे तो क्या होगा, सूर्य की तरफ वाले भाग पर क्या होगा, हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार बढ़ेगी। दूसरी बात क्या कह रहा है कि यदि पृथ्वी गति न करे, एक जगह पर खड़ी रहे, तो क्या होगा कि जिस भाग पर सूर्य की तरफ जिसका मुंह होगा उस भाग पे तो लगातार सूर्य की किरणें आती रहेंगी, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ता रहेगा। दूसरी तरफ क्या रहेगा, पूरे समय में ठंडी पड़ी रहेगी, यानी जो अंधेरे का भाग होगा वहाँ पर क्या होगा, तापमान बिल्कुल माइनस में चला जाएगा। इस तरह अव्यवस्था में जीवन संभव नहीं होगा, यानी ऐसी स्थिति में क्या होगा, एक तरफ तो केवल गर्मी गर्मी होगी, एक तरफ केवल सर्दी रहेगी। इससे क्या होगा कि मनुष्य को रहना संभव नहीं हो पाएगा। पृथ्वी की दूसरी गति जैसे सूर्य की चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण या रिवोल्यूशन कहते हैं। पृथ्वी एक वर्ष में 365 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगा लेती है। हम लगभग एक वर्ष को 365 दिन ही मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे इसमें नहीं जोड़ते हैं। यानी 1/4 क्या कह रहा है, 366 दिन और 365 दिन के होते हैं। लीप वर्ष होता है 366 दिन का और सामान्य वर्ष होता है 365 दिन का, लेकिन 6 घंटे होते हैं, ये हम शामिल नहीं करते। ये 4 साल के बाद जैसे अगला 5 वर्ष आएगा तो उसमें 6 घंटे करके पूरा दिन हो जाता है, यानी 6 गुना मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो क्या आएगा 24 और 24 में एक डेज बन जाता है। और अगला दिन क्या होता है 29 फरवरी को वो जोड़ लिया जाता है। ये हमारी पृथ्वी की गतियों के बारे में बता रखा है। परिक्रमण गति में क्या क्या होते हैं देख सकते हैं। चार वर्ष में प्रत्येक वर्ष की ये बात बता दी मैंने आपको, पूरी बता दी कि 4 वर्ष में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर यानी एक दिन पूरा बराबर हो जाता है। इसके अतिरिक्त दिन फरवरी के महीने में जोड़ दिया जाता है। इससे प्रत्येक चौथे वर्ष में फरवरी माह में 28 में बदले 29 दिन हो जाते हैं। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। पता लगाएं कि अगला लीप वर्ष होगा कब ना होगा। जैसे अब 2025 चल रही है तो अगला 2026 होगा नहीं होगा, तो कैसे ज्ञात करेंगे, 2026 है तो इसको क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर लेंगे तो क्या आएगा 4 5 20 4 6 24, यानी पूरा पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यानी अगला जो फरवरी होगी वो क्या होगी 29 डेज होंगे फरवरी में, यानी अगले वर्ष क्या होगा लीप वर्ष होगा हमारा। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष पर एक ही दिशा में झुकी हुई है। सामान्य एक वर्ष को गर्मी यानी एक वर्ष में गर्मी सर्दी वसंत और शरद ऋतु में बांटा जा सकता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण, यानी कि क्या कहना है कि ऋतुओं में परिवर्तन कौन सी गति के कारण आ रहा है, जो पृथ्वी होती है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है वो क्या गति होती है, परिक्रमण रिवोल्यूशन होता है। तो उसी के कारण क्या होते हैं ऋतुएं बनती हैं और दिन रात किस गति के कारण बनते हैं, रोटेशन के कारण बनते हैं। आप बताते हैं जैसे चित्र 2.3 था ना, उसको आप देखेंगे क्योंकि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में, कोई नहीं मैं यहाँ पे बना दूंगा आपके लिए, रुको एक बार। अब ये देखो कि क्या कह रहे हैं कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की तरफ झुका होता है। क्या होता है कि जून को उत्तरी गोलार्ध होता है क्या होता है सूर्य की तरफ झुका होता है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। क्या कह रहा है कि जैसे हमारी सूर्य किरणें क्या होती हैं 21 जून को कर्क रेखा पर यानी यहाँ पे सीधी पड़ती हैं यहाँ पे, और जो उत्तरी गोलार्ध क्या होगा इस तरफ झुका होगा, जिसके कारण 21 जून को क्या होगी सूर्य की किरणें 21 जून को कर्क रेखा पर सीधे पड़ेंगी, ये कह रहा है। इसके परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में ऊष्मा अधिक प्राप्त होगी। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होगी क्योंकि वहाँ पे सूर्य किरणें तिरछी पड़ती हैं। उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तो उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों में 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। यानी क्या कह रहा है कि जिस दिन 21 जून को क्या होगा कि उत्तरी ध्रुवों पर क्या होगा कि 6 महीने के लगातार दिन रहेंगे।
चूंकि उत्तरी गोलार्ध बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी को प्राप्त होती है, इसलिए इसे विषुववृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी और का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रातें होती है। और पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तरी अनायन कहते हैं। यानी क्या कहते हैं? उत्तरी अनायन का क्या होता है? कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी, वो 21 जून को पड़ेंगी, तो इसे क्या कहेंगे? उत्तरी अनायन कहते हैं। और इस दिन क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है 21 जून को, ये याद रख लेना। सॉरी चला गया, वो फिर बना देंगे, कोई नहीं। 22 दिसंबर को क्या होता है कि 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें सूर्य की ओर झुके होने के कारण कौन सा भाग? दक्षिणी ध्रुव, यानी दक्षिणी ध्रुव क्या होता है? 22 दिसंबर को सूर्य की ओर झुका होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। यानी जैसे हमारे 23.5 डिग्री क्या साउथ थी, ये लाइन थी, इस पे क्या होता है कि सूर्य की किरणें, इस पे क्या होता है? सूर्य की किरणें लंबवत गिरती हैं, और इसके कारण क्या होता है कि लंबवत पड़ने के कारण इसमें सबसे ज़्यादा ऊष्मा प्राप्त करता है। सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधे पड़ती हैं, इसलिए दक्षिण गोलार्ध में बहुत बड़े भाग पर प्रकाश प्राप्त है, इसलिए दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन, यानी क्या कह रहे हैं कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन किस दिन होगा? 22 दिसंबर को होगा, और उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को होगा। और इस स्थिति को क्या कहते हैं? दक्षिणायन कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस पूर्व मनाए जाते हैं? यानी जैसे दिसंबर में हमारे क्या होती है? सर्दी होती है, लेकिन जैसे दक्षिण गोलार्ध में क्या होगा? 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य किरणें पड़ेगी, तो वहाँ पे गर्मी ही मिलेगी, और गर्मी मिलने के कारण वहाँ पे क्रिसमस का त्यौहार होता है, वहाँ गर्मियों में मनाया जाता है। 21 मार्च और 23 सितंबर, यानी अब बता रहे हैं कि 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें हमारे विषुवत इक्वेटर लाइन पर सीधी पड़ती। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात और दिन बराबर होते हैं। इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें क्या करती हैं? विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ते हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता। यानी क्या कहना चाह रहा है कि जैसे ये हमारी पृथ्वी है और ये हमारी इक्वेटर लाइन है और ये हमारे सूर्य, तो 21 जून यानी 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है कि सूर्य किरण क्या होती हैं? इक्वेटर यानी विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं। तो क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में क्या होता है? दिन और रात बराबर होते हैं, और इसे क्या कहते हैं? विषुव कहते हैं, इक्विनॉक्स बोलते हैं इंग्लिश में इसे। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु, यानी क्या कह रहे हैं कि 23 सितंबर को हम देखते हैं तो क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ध में तो क्या होती है? शरद ऋतु, जबकि दक्षिण गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। 21 मार्च की स्थिति में विपरीत होती है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु, जबकि दक्षिण गोलार्ध में शरद ऋतु। ये कहने जा रहा है कि भाई 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर क्या होता है कि सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, और इस दिन क्या कहते हैं कि 23 सितंबर को क्या होता है कि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है और उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इसके विपरीत 21 मार्च को क्या होता है? अपने उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है, और जबकि दक्षिण गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इसी प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण के कारण दिन और रात में तथा ऋतु में परिवर्तन, यानी क्या कह रहा है कि पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण, यानी पृथ्वी के अपने एक जगह में घूमना और सूर्य के चारों ओर घूमने के कारण दिन और रात और ऋतु में परिवर्तन रहता है। ये हमें पता है कि घूर्णन गति के कारण तो क्या होता है कि दिन रात बनते हैं, और परिक्रमण गति के कारण क्या बनती हैं? ऋतुएं बनती हैं। रोटेशन क्या करता है? पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, तो इसके कारण क्या बनती है? दिन रात बनते हैं, और सूर्य की ओर चारों ओर घूमती है जब पृथ्वी क्या बनते हैं? ऋतुएं बनती हैं, सीजन बनते हैं। तो क्वेश्चन आंसर हम बाद में कर लेंगे लास्ट में। यहीं पे अपना चैप्टर कंप्लीट होता है, अगला चैप्टर जल्दी ही अपलोड करेंगे।